जी बेटा, टॉपिक हमारे जो हैं वो बड़े ही सिंपल आ गए हैं अब। और इनमें से कोई भी टॉपिक जो है वो यूँ कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग्स वाला उस तरह से कि हमें अंडरस्टैंडिंग करने में मुश्किल हो। तो इनमें इसमें जो आखिरी चीज़ जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको लगती है, जाहिर सी बात है वो डाइवर्सिटी, वो क्लासिफिकेशन है। तो वो हम एंड पे एक फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो ग्रीन एलजी, ये अब ग्रुप जो है, ये अब हमारा जो है वो आज का थोड़ा-सा गुफ्तगू इसमें रहेगी, ठीक है? लेकिन हम कल की जो हमारा हर दफ़ा पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे अगर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, तो वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है? और प्रोटिस्टा लिखने के बाद अब हम शुरू करते हैं। ये मैं रोज़ इसलिए भी लिखता हूँ कि मुझे याद रहे, और मैं रोज़ इसलिए भी यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करता हूँ कि आपको भी याद रहे, ठीक है? SAR। और उसके बाद हम जो इस वक़्त पढ़ रहे हैं वो है आर्किप्लास्टिड्स। और जो आर्किप्लास्टिड्स है, उसमें हमारे जो ग्रुप्स हमने अभी पढ़े हैं, उनमें सबसे पहले हमने कहा था कि एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा। और उसके बाद दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है, उसमें 2 ब्रांचेस बनती हैं। और ये बेसिकली क्या है, या थोड़ा-सा शायद ये गलत हो रहा है। क्लोरोफाइटा और इसको हम देख लेते हैं, दोबारा एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। मे बी दिस इज़ अ बिट रॉन्ग। क्लोरोफाइट नहीं, मैं ठीक जा रहा था। जी। कारो कारोफाइट जी, जी, बिल्कुल कारोफाइट्स थे। नहीं, मैं वो देख रहा था कि असल में ना, यहाँ पे शायद मैं ये फाइलोजेनेटिक ट्री गलत बना रहा था। मेरा ख़्याल था इसकी ब्रांच होगी तो साथ कारोफाइट आएगा, लेकिन ठीक है। ये कॉमन एंसेस्ट्री है इन दोनों के दरमियान में, और ये कॉमन एंसेस्ट्री है कारोफाइट्स के दरमियान में। यानी क्लोरोफाइटा और कारोफाइटा, ये दोनों जो हैं ये सिस्टर ग्रुप्स नहीं है, बल्कि असल में जो सिस्टर ग्रुप्स हैं वो प्लांट्स और कारोफाइट्स, ठीक है? तो इसको हम जो है वो कारोफाइट्स को कल हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, ठीक है? कारोफाइट्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन, नहीं, हमारी कारोफाइट्स के हवाले से डिस्कशन नहीं हुई थी, बल्कि हमारी डिस्कशन कुछ और हुई थी, और इसीलिए मुझे शक हो रहा था कि शायद मैं थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पहले तो आप बताएंगे रेड एलजी का, रेड एलजी और ग्रीन एलजी, यही वो चीज़ है जो मुझे गलत फील हो रही थी। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप बनाएंगे रेड एलजी, जो कि टोटली सेपरेट ग्रुप है। उसके बाद आप बनाएंगे ग्रीन एलजी, ठीक है? अब यहाँ पर जो आपके बुक का पैटर्न है कैम्बल का, वो ये है कि ग्रीन एलजी किनको कहा गया, यहीं से आगे डिवीजन होती है। ये इस तरह की 2 डिवीजन्स, और इसकी 2 डिवीजन आगे होती हैं, जिनमें आप कहते हैं कि ऊपर आते हैं क्लोरोफाइट्स, नीचे आते हैं कारोफाइट्स, और उसके साथ आते हैं प्लांट्स, ठीक है? हमने जो कल डिस्कशन की थी, उसमें इस जगह पर ये जो क्लोरोफाइट्स और कारोफाइट्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करके क्या कहा गया था? इन दोनों को कंबाइन करके ग्रीन एलजी कहा जा रहा है। और इन दोनों को आपस में सिस्टर ग्रुप कहा गया था, और कल जो हमने पढ़ लिया था वो रेड एलजी था। इसमें हमने ये देखा था कि इनके अंदर एक तो एक पिगमेंट होता है जिसको आप फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं, जो कि रेड कलर का होता है। और दूसरा हमने ये कहा था कि ये फ्रेश वाटर मैरीन सब में होते हैं, और ये हमारे पॉन्ड्स को भी जो है वो ख़ासा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ-साथ लेकिन फ़ोटोसिंथेसिस बहुत बड़े लेवल पर करते हैं, और इनमें जो है वो मिक्सोट्रॉफी भी मौजूद है। मतलब ऑब्वियसली एल्गी हैं, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि ऑटोट्रॉफ तो हैं ही हैं। एल्गी में ये सवाल तो पैदा नहीं होता कि वो ऑटोट्रॉफ नहीं होगा, लेकिन इनमें मिक्सोट्रॉफ्स भी मौजूद हैं। ये वो ऑर्गेनिज़्म है। तो अब हमने बेसिकली शुरू करना है ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी हमने दोनों पढ़ने हैं, क्लोरोफाइट्स और कारोफाइट्स दोनों जो हैं वो इसमें हमने पढ़ने होंगे, ठीक है? अब यहाँ से जो है वो अ, हम अगर शुरू करते हैं ग्रीन एल्गी, तो उससे पहले मैंने आपको एक बात कही थी कल, ये था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अब ये जो फ्रेज़ है ना, ये फ्रेज़ किंगडम प्लांटी की बुनियाद है। मतलब ये कि आप किंगडम प्लांटी कह लें, आप एल्गी कह लें,
ये फ्रेज इनकी बुनियाद है। क्यों? हर प्लांट जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स है, बेटा ये बात हो रही है मल्टी सेलुलर की, यूनिसेलुलर प्लांट की बात नहीं हो रही। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो मल्टी सेलुलर प्लांट्स में मौजूद होती है। हर मल्टी सेलुलर प्लांट में आपको दो वर्ड जरूर मिलते हैं, एक होता है स्पोरोफाइट और दूसरा होता है गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। और ये दोनों वर्ड्स आपको जो है वो कभी नहीं समझ आ सकते जब तक आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नहीं पता। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या चीज़ है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये होता है कि एक जो प्लांट बॉडी है ना, प्लांट बॉडी हैज टू पार्ट्स दैट प्ले मेजर रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पार्ट्स हैं हर प्लांट बॉडी के। मैं यहां पर प्लांट्स की मिसाल दे रहा हूं। आप इसको प्लांट बॉडी कह लें या आप इसको मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी कह लें, मल्टी सेलुलर एल्गी कह लें। हर जो प्लांट बॉडी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट प्रोड्यूसेस spores and the second part produces gametes। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसकी वजह से आपके इस फिनोमिना को क्या कह दिया जाता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बेसिकली जब मैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाता हूं तो मैं इस पूरे फ्रेज को अपने लिहाज से लिखता हूं। मैं कहता हूं दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ पार्ट्स। ये पार्ट्स की ऑल्टरनेशन है, ना कि जनरेशंस की ऑल्टरनेशन है। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक और अंदाज में बात समझाता हूँ। ह्यूमन की रिप्रोडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो इंसान के दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं जिनको आप कहते हैं सोमैटिक और दूसरे होते हैं जिनको आप कहते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं। और जब जर्म सेल्स के मिलने से जाइगोट बनता है तो वो क्या होता है? वो होता है डिप्लॉइड। अब इसका मतलब है कि इंसानी लाइफ में भी एक टाइम आता है, एक तरह के सेल्स होते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड होते हैं, और इंसानी लाइफ में भी एक फेज आता है जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, जिसमें आप डिप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, इसका क्लियर कट मतलब ये होगा कि जो लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल, उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हैप्लॉइड सेल बनाता है, दूसरा हिस्सा डिप्लॉइड सेल बनाता है। इसको आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह लें, ऑल्टरनेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेल्स कह लें, ऑल्टरनेशन ऑफ पार्ट्स कह लें। इसमें बेसिक थीम ये है कि प्लांट का एक हिस्सा हैप्लॉइड होगा, उसके सेल मिलेंगे तो प्लांट का कौन सा हिस्सा बनेगा? डिप्लॉइड पार्ट बनेगा। अब आप प्लांट के उस हिस्से को जो हैप्लॉइड है उसको जनरेशन कह लें, ये भी ठीक है। उस हिस्से को आप पार्ट कह लें, ये भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको जो है ये ज्यादा क्लियर करके समझाता हूँ कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या है। बेटा प्लांट में दो हिस्से होते हैं, एक को आप कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है, और ये स्पोरोफाइट होता है इसमें होती है मियोसिस, और मियोसिस के जरिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हैप्लॉइड बनने हैं स्पोर्स। इस वजह से आप स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाती है? स्पोर बनाती है। ये स्पोर जहां पर भी गिरेंगे ये जर्मिनेट करते हैं। ये जर्मिनेट करके एक और बॉडी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है, लिहाजा अब जब ये जर्मिनेट होंगे तो ये हैप्लॉइड बॉडी बनाएंगे। हैप्लॉइड बॉडी, ये हैप्लॉइड बॉडी बनाएंगे। जब ये हैप्लॉइड बॉडी बनाएंगे तो ये हैप्लॉइड बॉडी क्या करेगी? माइटोसिस करके ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी गैमीट्स। ये गैमीट्स दो तरह के होंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे। अब जाहिर है माइटोसिस भी होगी
तो फिर भी ये रहेंगे हैप्लॉइड ही। क्यों? क्योंकि बॉडी हैप्लॉइड थी। माइटोसिस और मियोसिस का बुनियादी फर्क क्या है? माइटोसिस ये है कि अगर सेल एन है तो अगले दोनों क्या बनेंगे? एन एन ही बनेंगे। और अगर सेल 2n है तो माइटोसिस से अगले दोनों क्या बनेंगे? 2n ही बनेंगे। यही आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर हैप्लॉइड बॉडी है यानी एन है, माइटोसिस होगी तो वो एन एन जो है वो क्या, स्पर्म और एग, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। और ये क्या होगा? 2n होगा। और ये दोबारा से ग्रो करके क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। अब देखिए इसमें स्पोरोफाइट प्लांट का एक पार्ट है जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो हैप्लॉइड बॉडी है इसका असल नाम क्या है? इसका असल नाम है गैमीटोफाइट, क्योंकि ये गैमीट्स बना रही है। ठीक है। अब ये हैप्लॉइड है। अब देखिए स्पोरोफाइट प्लांट का एक पार्ट जो स्पोर बना रहा है, उसी प्लांट का एक पार्ट होता है गैमीटोफाइट जो गैमीट बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बजाय ऑल्टरनेशन ऑफ पार्ट्स होता है। यानी प्लांट का वो हिस्सा जो गैमीट बनाता है वो हैप्लॉइड है, वो हिस्सा जो स्पोर बनाता है वो डिप्लॉइड है। तो इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बजाय मोर पर्टिकुलरली हम क्या कहना चाहिए? ऑल्टरनेशन ऑफ पार्ट्स कहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। आप में से कोई ये बता सकता है कि इसको ऑल्टरनेशन ऑफ पार्ट्स क्यों नहीं कहा गया बल्कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कहा गया? किसी को आइडिया है? सर ये जो स्पोर्स होते हैं इनसे नेक्स्ट जनरेशन बनती है ना, फिर इसीलिए मतलब ये नेक्स्ट इंडिविजुअल में। जबकि मेरा मेरा ये कहना है कि जो गैमीटोफाइट होता है ना, गैमीटोफाइट, ये देखिए, ये गैमीटोफाइट है। ठीक है। ये फर्ज कर लें गैमीटोफाइट है जमीन के अंदर। और ये जो गैमीटोफाइट है ये जब उगेगी तो ये क्या बना देगी? ये एक अदर स्पोरोफाइट, फॉर एग्जांपल ये पत्ता है, ये पत्ता, ये स्पोरोफाइट बना देगी। ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूं कि ये जो है ये गैमीटोफाइट है। इसके गैमीट्स जो हैं वो इधर किसी जगह पे आकर फर्टिलाइज होंगे और इसी के ऊपर क्या उग जाएगी? स्पोरोफाइट उग जाएगी। अब ये दोनों सेपरेट तो ना हुए, ये दोनों तो इकट्ठे हैं। ये गैमीटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। गैमीट, और ये रूल है, ये हमेशा जहन में रखिए। अगर आप लोगों में से किसी को ये नहीं पता तो ये अपने जहन में रखिए कि हमेशा स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर उगती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैमीटोफाइट है ये इसी के ऊपर स्पोरोफाइट ने उगना है। स्पोरोफाइट से निकलेंगे स्पोर और जहां जाकर ये उगेंगे ये गैमीटोफाइट बनाएंगे। अच्छा, ये इसका नाम पता क्यों रखा गया? ऑल्टरनेटिव जनरेशंस का। अब गौर से सेंटेंस को देखिएगा। इन सम प्लांट्स, मैं आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूं नॉट ऑल, द गैमीटोफाइट, द गैमीटोफाइट disappears after giving rise to स्पोरोफाइट। जब एक दफा गैमीटोफाइट बन जाती है तो वो गायब हो जाती है। इससे साइंटिस्ट ने क्या नतीजा निकाला कि जब गैमीटोफाइट बनेगी तो स्पोरोफाइट नहीं होगी, और जब स्पोरोफाइट बन जाएगी तो गैमीटोफाइट नहीं होगी। अब यहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। उन्होंने कहा कि गैमीटोफाइट एक जनरेशन है, स्पोरोफाइट अलग जनरेशन है। लेकिन बाद में यह पता लगा कि इन मैनी प्लांट्स द गैमीटोफाइट exists with sporophyte। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट के साथ एग्जिस्ट करती है। और ये वो बात है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि इसको ऑल्टरनेशन ऑफ पार्ट्स कहना चाहिए रादर देन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहें इसको। ये ऑल्टरनेशन ऑफ पार्ट्स है। जब एक दफा स्पोरोफाइट बन जाएगी तो गैमीटोफाइट काम करना छोड़ देगा, लेकिन वही रहेगा। कुछ प्लांट्स में गायब नहीं होगा बल्कि वहीं रहेगा, काम करना छोड़ देगा। इसका मतलब है एक पार्ट बन गया। अब जब स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर उगाएगा तो वहां पे गैमीटोफाइट बनेगा। गैमीटोफाइट जो है वो जहां बनेगा वो गैमीट्स बना देगा। तो इट शुड बी ऑल्टरनेशन ऑफ पार्ट्स रादर देन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ये है वो चीज जो कि मैं समझता हूं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में समझने वाली है। जी बेटा, कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लें।
सर क्लियर है। गुड। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो अगली बात करते हैं कि ये तो क्लियर हो गया हमें कि जी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एलजी। ये मैं किसका पढ़ाने लगा हूँ? स्ट्रेमिनोपाइल्स की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाने लगा हूँ। स्ट्रेमिनोपाइल्स ये वो हैं जिनमें डायाटॉम्स, ब्राउन एलजी और ओमाइसीड्स हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। इसको देखिए जरा गौर से। ये देखिए, ये एक अदर स्पोरोफाइट है। इसके जो ये ब्लेड्स हैं, अब इसको पत्ते में क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि ये प्लांट नहीं है। और याद रखिए, आप में से कौन मुझे बताएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर को लीफ और स्टेम कब कहते हैं? और रूट। इसको पत्ते नहीं कहा गया, ब्लेड कहा गया। बेटा, जब तक इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं होंगे ना, जब तक इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, तब तक ना आप उसको लीफ कह सकते हैं, ना आप उसको स्टेम कह सकते हैं, ना आप उसको रूट कह सकते हैं। अब ये ब्लेड तो हैं, बट दीज आर नॉट लीव्स। हालांकि लीव्स की तरह दिखते हैं, लेकिन ये जो है वो लीव्स नहीं है बल्कि ब्लेड्स हैं। अब इन ब्लेड्स के अंदर क्या है, ये गौर कीजिए। इसने एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया असल में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें क्या लगते हैं? स्पोर्स लगते हैं। इनमें स्पोर्स लगते हैं, और ये स्पोर्स लगेंगे मियोसिस के जरिए। ये जहां पर, ये देखिए, स्पोर जो है वो जहां पर भी गिरेंगे, ये क्या बनाएंगे? इनको आप जूओस्पोर कहते हैं। ये जहां पर भी गिरेंगे, ये पूरी पूरी बॉडी बनाएंगे। ये देखिए, गैमीटोफाइट। ये गैमीटोफाइट है। अब ये जो गैमीटोफाइट हैं, इनके ऊपर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। एक ही बॉडी के ऊपर मेल पार्ट भी होता है, गैमीटो फीमेल पार्ट भी होता है। ऐसे स्पोर जो एक ऐसी बॉडी बनाए जिसमें एक ही प्लांट बॉडी पे मेल और फीमेल पार्ट हो, इसको आप कहते हैं होमोस्पोरस बॉडी। होमोस्पोरस यानी एक ही स्पोर में फीमेल और मेल पार्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा? स्पर्म जो हैं वो फीमेल पार्ट तक आएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये स्पर्म्स जा रहे हैं, ये फीमेल पार्ट है जिसमें एग मौजूद है। यहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, काफी ज्यादा सेल्स बनेंगे, और उसके बाद क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ये है जिसको आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और ये हर मल्टी सेलुलर जो एलजी है, ऑल मल्टी सेलुलर एलजी और ऑल प्लांट्स, ये प्रोसेस लाजिमन सब में होना है। ठीक है, इसके बगैर प्लांट और प्लांट लाइक किसी भी चीज का गुजारा नहीं है। ठीक है, सो अब हम जो है वो आगे चलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के हवाले से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया। कोई सवाल है तो बता दीजिए। तो आ गई समझ। जी, ग्रीन एलजी। अब जो ग्रीन एलजी हैं, इनके हवाले से हमारा ये है कि हम ने अभी क्या गुफ्तगू की थोड़ी देर पहले, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्रीन एलजी में हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो कारोफाइट्स और प्लांट्स हैं, ये दोनों सिस्टर ग्रुप्स हैं। तो हम इनको अभी डिस्कस नहीं करने लगे अपने इस जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, इनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम करेंगे उस चैप्टर में डिस्कस जिसको हम किस नाम से जानते हैं? किंगडम प्लांटी। ये उधर डिस्कस होंगे दोनों सिस्टर ग्रुप होने की वजह से। तो इसका मतलब है अभी फिलहाल जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं, दीज आर नोन एज क्लोरोफाइट्स। ठीक है, अब क्लोरोफाइट्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक इंतहाई डाइवर्स ग्रुप है। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग दे लेते हैं ताकि जो है वो क्लोरोफाइट्स। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें यूनिसेलुलैरिटी से लेकर, ये वो ग्रुप है जिनमें यूनिसेलुलैरिटी भी मौजूद है और साथ साथ जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी भी मौजूद है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। आपकी एफएससी की बुक से भी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के खास तौर पे एफएससी की बुक जो है उसमें आपको यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब क्लेमाइडोमोनास जो है ये इतना छोटा होता है दैट इट अपीयर्स लाइक द गैमीट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये इस तरह मूव करता है और इस तरीके से मूव करता है कि ये यूं लगता है कि जैसे ये गैमीट है, और ये इतना छोटा होता है, ये बाकी क्लोरोफाइट का गैमीट लगता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें यहाँ पर जो है वो इन्होंने बकायदा बताया हुआ है कि जैसे मजीद जो हैं वो, खैर वो इन्होंने मल्टी सेलुलर नहीं बताए हुए, लेकिन हाँ एक चीज जो यहाँ पर बहुत वाज़ेह इन्होंने बताई है ना, वो बहुत ही मजे की है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो यहाँ पर इस वक्त आपके सामने ग्रुप है क्लोरोफाइट्स का, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ है, इनमें कोई मिक्सोट्रॉफी मौजूद नहीं है। ठीक है, इनमें मिक्सोट्रॉफी नहीं है, सारे जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये प्लांक्टॉन्स में बहुत ज़्यादा शामिल हैं, एंड दे हैव a huge contribution in global oxygen। जो मैंने कुछ अर्सा पहले भी आपको बताया था कि ग्लोबल ऑक्सीजन जो है उसके लिहाज से इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन दैट इज कंसिडरेबल, क्योंकि इनके बगैर इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये अच्छा, लेकिन एक और बात जो यहाँ पर अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो क्या है, वो ये है कि ग्रीन एलजी, ये जो आपने ऊपर पढ़े अभी, मैंने अभी आपको क्या कहा कि इन दो को ग्रीन एलजी कहा जाता है, क्लोरोफाइट्स को और कारोफाइट्स को। इन दोनों को आप कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ग्रीन एलजी कहते हैं। ये दोनों प्लांट्स से इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि कुछ साइंटिस्ट्स ऐसे हैं जिनके ख्याल में ग्रीन एलजी शुड बी अ पार्ट ऑफ किंगडम प्लांटी। मतलब ये इतने रिजेंबल करते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो इनकी है, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स है, उस लिहाज से ये इतने ज़्यादा रिजेंबल करते हैं और इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ग्रीन एलजी को किंगडम प्लांटी का पार्ट बनाना चाहिए। और उस किंगडम का नाम क्या रखा जाए, उस किंगडम का नाम रखा जाए वायरिडी प्लांटी। यहाँ पर उस किंगडम का नाम जो है वो मेंशन भी है ये देखिए वायरिडी प्लांटी। ठीक है, और यहाँ पर वायरिडिस का मतलब ग्रीन है। तो ये जो है वो इतने ज्यादा जो है वो क्लोज हैं ग्रीन एलजी और किंगडम प्लांटी। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि वो जो आप बचपन से किंगडम्स पढ़ते आ रहे हैं वो सब तहस नहस करने का इरादा है साइंटिस्ट का इस वक्त। और इस वक्त जो है वो इस वक्त जो है ये तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो ये गौर कर रहे हैं कि इस सब को दोबारा तरतीब दिया जाए, इस सब को सही रुख पर लाया जाए, बजाय इसके कि वो जो हम मिसअंडरस्टूड चीज़ें पढ़ रहे हैं, बल्कि अब दूसरे ममालिक में तो शायद वो पढ़ भी नहीं रहे। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ कंट्रोवर्शियल, सॉरी, जो कन्वेंशनल रूल्स है ना बायोलॉजी के, फाइव किंगडम सिस्टम और फलाना और ढिमकाना, उसको ख़त्म करके नया रूल लाना चाह रहे हैं। वो तो शायद ये चीज़ें पढ़ भी नहीं रहे जो हम एफएससी में पढ़ते हैं, वो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हम अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं। सो ये जो है वो हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो हमारा इतना पुराना है। ठीक है, अच्छा, इनमें एक और चीज बड़ी जबरदस्त है। वो क्या है, वो ये है कि कुछ ऐसे ग्रीन एल्जी होते हैं, कुछ ऐसे क्लोरोफाइट्स होते हैं जो इंतहाई इंटेंसिव विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये देखिए, इंटेंस विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यहीं पर आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूं कि कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो रेडियो सिंथेटिक हैं। वो क्या करते हैं, वो एटॉमिक, आपको पता है कि एटॉमिक रिएक्टर्स, जहां पर एटम बम के टेस्ट होते हैं, जहां पर एटॉमिक एनर्जी बन रही होती है, जहां से रेडिएशन रिलीज हो रही होती है, उन रेडिएशंस में फंजाई एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और ये फंजाई उन रेडिएशन से एनर्जी लेके अपना फूड खुद बनाते हैं। यानी ये फंजाई भी ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये वो फंजाई हैं जो रेडियो सिंथेटिक हैं। तो ये वाले जो एलजी हैं, ये इनको ये कहा जाता है कि ये इंतहाई हार्डी, इंतहाई
इनके अंदर रेडिएशन ब्लॉकिंग कंपाउंड्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करते हुए ऑटोट्रॉफी करते हैं। और वो फंजाई रेडियोसिंथेटिक इस तरह के हैं कि वो उस जगह ग्रो करते हैं जहां इस जमीन पर मौजूद कोई चीज ग्रो नहीं कर सकती। सिर्फ 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो एटॉमिक रिएक्टर्स में ग्रो कर सकते हैं। आपको अब यहाँ पर ये एक बहुत ही मजे की इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। एक है फंजाई जो रेडियोसिंथेटिक है, दूसरा एक एनिमल है जिसको आप क्या नाम देते हैं, ओहो फाइलम आर्थ्रोपोडा का है, वो तो कहीं नहीं मरता। हाँ जी, मुझे याद आ गया। फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक पूरा सब ग्रुप है जिसको आप कहते हैं टार्डिग्रेड्स, टार्डिग्रेडा। ये वैक्यूम में भी नहीं मरते, ये खला में ले जाए गए, ये वैक्यूम में भी नहीं मरते, ये समंदर के शदीद प्रेशर में भी नहीं मरते, ये ऑस्मोटिक लाइसिस भी इनकी नहीं होती। इनके अंदर इनको जो रेडिएशन वेव्स हैं ये उनमें भी नहीं मरते। टार्डिग्रेड्स इमॉर्टल होते हैं। तो कुछ एल्जी भी ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं कि ये रेडिएशन को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन ब्लॉकिंग कंपाउंड्स इनमें मौजूद होते हैं। तो ये तो है, इट इज ऑल अबाउट क्लोरोफाइट्स। अब क्लोरोफाइट्स को इतना किसने, कौन से वो इनमें मॉडिफिकेशंस थी, ठीक है, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज आई कि ये जो ग्रीन एल्जी हैं ये इतने ज्यादा कामयाब हैं, क्योंकि इस वक्त ग्रीन एल्जी से ज्यादा कामयाब ग्रुप शायद ही कोई है एल्जी का। तो वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है, फिर मल्टीसेलुलर बॉडीज बनाते हैं, फिर उसके अलावा ये जो है वो रिपीटेड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई विद नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये क्या करते हैं इनमें, ये बड़ा मजे का फीचर है, ये भी आप थोड़ी देर में दोबारा पढ़ेंगे। वो क्या है कि ये एक बड़ा सारा सेल बना लेते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म एक होता है लेकिन न्यूक्लियाई काफी ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त फीचर है जो कि ग्रीन एल्जी में मौजूद है। इसका फायदा क्या होता है, ये इनके सर्वाइवल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे, वो इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा। तो 3 तरह की चीजें हैं, 3 तरह की अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से ये बहुत कामयाब है। एक, ये कॉलोनीज बनाते हैं, दूसरा मल्टीसेलुलर बॉडी बनाते हैं, और तीसरा ऐसा बड़ा सारा साइटोप्लाज्म बनाते हैं जिनमें न्यूक्लियाई ही न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये वो सर्वाइवल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इस वक्त सबसे ज्यादा कामयाब है। ठीक है जी बेटा, कोई सवाल? ऐसे ये ज्वेलरी होते हैं, ये कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? मतलब ये इतने रेडिएशंस को बियर कर लेते हैं तो वो इलाके तो ज्यादा ठंडे होंगे ना? अगर नहीं, ठंडे होना क्यों जरूरी है बेटे? मतलब ये रेडिएशंस को जो कर लेते हैं एब्जॉर्ब। नहीं, वो ज़रूरी नहीं ठंडे इलाके हों, लेकिन ये है कि जिन इलाकों में ओजोन लेयर जो है फॉर एग्जांपल रप्चर्ड है, उन इलाकों में यूवी रेज होती हैं जो ह्यूमन के अंदर कैंसर का बायस बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ ऐसे इलाके हैं। हाँ अच्छा, आप उस लिहाज से कह रही है ठंडे इलाके कि जितना आप ऊपर जाते रहते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के इंक्रीज होने के, उस लिहाज से। लेकिन वो ऊंचाई पे डिपेंड करता है, उसमें ठंडक डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, ऊंचाई ज़्यादा मैटर करती है। तो ये ऐसे इलाकों में जहाँ अल्ट्रावायलेट रेज का की ज्यादती हो सकती है। अब ये इन्होंने क्लेमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके जरिए करता है, ये बाइनरी फिशन करेगा। ठीक है, बाइनरी फिशन करता है या मल्टीपल फिशन करता है, स्काइजोगोनी, ये काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या होता है, मेच्योर सेल होते हैं, ये मेच्योर सेल जो हैं ये वो करते हैं ये मेच्योर सेल ये गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लेमाइडोमोनास में से निकल आते हैं। ये जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं ये उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड करते हैं। तो दोनों तरह की, ये देखिए, अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये इंतहाई छोटा है, लेकिन इसमें दोनों लाइफ साइकिल्स मौजूद हैं, ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी मौजूद है और सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी मौजूद है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दोनों तरह के लाइफ साइकिल इसमें मौजूद होते हैं। जी बेटा।
अच्छा जी, नहीं जी, आपका जो है वो पहला ग्रुप था एक्सकेवेटा, दूसरा ग्रुप था आपका SAR, तीसरा ग्रुप था आपका आर्कीप्लास्टिडा, और अब चौथा ग्रुप आपका है यूनिकॉन्टा। अब ये यूनिकॉन्टा जो सुपर ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा ऑब्सोलीट हो गया और उसकी जगह 4 सुपर ग्रुप बनाए हुए हैं। तो ये जो 4 सुपर ग्रुप्स हैं, इनमें यूनिकॉन्टा जो है वो चौथा सुपर ग्रुप है। और इस यूनिकॉन्टा के अंदर जो है वो 2 आप ग्रुप्स जो हैं वो फर्दर बनाते हैं। एक वो हैं जिनको आप कहते हैं एमीबोजोन्स, और दूसरे वो हैं जिनको आप कहते हैं ओपिस्टोकॉन्टा शायद। यूनिकॉन्टा यूनिकॉन्टा के अंदर एमीबोजोन्स और, हाँ जी, ओपिस्टोकॉन्टा, इनको आप जो है वो कहते हैं ओपिस्टोकॉन्टा। अच्छा, आप लोगों के पास जो मिलर हार्ले है उसमें एमीबोजोन डिस्कस हुए हैं, ठीक है, और जो ओपिस्टोकॉन्टा है उसमें वो मिलर हार्ले में डिस्कस ही नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर बताऊं कि जो ओपिस्टोकॉन्टा है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कैम्बल में भी नहीं डिस्कस हुए। फॉर एग्जांपल, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ओपिस्टोकॉन्ट्स में, वो फंजाई हैं, वो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्वेनोफ्लैजिलेट्स, और इसके अलावा इसमें एनिमल्स हैं, और इसमें कौन है, इसमें न्यूक्लियरिड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियरिड्स। ये न्यूक्लियरिड्स जो हैं ये गालिबन इसमें डिस्कस हुए हुए हैं आपके मिलर में। मैं अगर एक दफा नजर मारूं, नहीं, न्यूक्लियरिड्स डिस्कस नहीं हुए हुए मिलर में। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ओपिस्टोकॉन्टा है, ये आपने मिलर में भी नहीं डिस्कस करना और इवन कैम्बल में भी नहीं डिस्कस करना। क्यों नहीं डिस्कस करना? बिकॉज देर आर अदर होल चैप्टर्स, इनके ऊपर पूरे पूरे और चैप्टर्स हैं। जैसे मैं अब आपको एक मिसाल देता हूं, जो किंगडम एनिमेलिया है ना, किंगडम एनिमेलिया, उसी के अंदर आपने डिस्कस करना है क्वानोफ्लैजिलेट्स को भी, और उसी के अंदर आपने डिस्कस करना है न्यूक्लियराइड्स को भी। यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर न्यूक्लियराइड्स में मेंशन होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपिस्टोकॉन्ट्स, ये देखिए। फंजाई एंड एनिमल्स जो है वो आपको चैप्टर 31 टू 34 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 31 में हम डिस्कस करेंगे क्वेनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। क्वेनोफ्लैजिलेट्स और न्यूक्लियरिड्स दोनों हम चैप्टर 31 में, यानी ओवरऑल आपका जो ये क्वेनोफ्लैजिलेट 32 में डिस्कस होगा। इसका मतलब है ये जो ओपिस्टोकॉन्ट है, ये आपका पूरा कैम्बल का चैप्टर नंबर 31 टू 34 जो है, ये ओपिस्टोकॉन्ट है। ये आप इस चैप्टर में ये इस चैप्टर में आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इससे एक और बात वाज़ेह हो गई। इससे क्या बात वाज़ेह हो गई बेटा? इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि बहरहाल जो आपके पास ये ग्रुप्स हैं, इसमें यूनिकॉन्टा जो है ये एंसेस्टर है किसका? एनिमल्स का। यूनिकॉन्टा ओपिस्टोकॉन्टा का एंसेस्टर है, और ओपिस्टोकॉन्टा फंजाई, एनिमल, क्वेनोफ्लैजिलेट्स और न्यूक्लियरिड्स का। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो आप बनाते हैं ना हायरार्की, जिसमें सबसे पहले आप बनाया करते थे किसी ज़माने में, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप बनाया करते थे, सॉरी फिर मैंने वही लग दिया, मोनेरा। मोनेरा से निकले प्रोटिस्टा, और फिर 3 ब्रांचेस निकली प्रोटिस्टा से, प्लांट्स, फंजाई और एनिमेलिया। ये किसी ज़माने में हम बनाया करते थे, जो कि अब टोटल हमारी इस चैप्टर की डिस्कशन के बाद टोटल गलत साबित हो चुका है। ये हम बनाया करते थे, लेकिन ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स ये तीनों निकले प्रोटिस्टा से ही, ठीक है। क्योंकि आपने आर्कीप्लास्टिडा में अभी देखा कि प्लांट्स आए हैं, ठीक है, कारोफाइट्स के सिस्टर ग्रुप के तौर पे आपने देखा प्लांट्स को यहाँ पर, ये ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ओपिस्टोकॉन्ट का ग्रुप है, और एनिमल्स और फंजाई जो हैं ये सिस्टर ग्रुप हो सकते हैं किस लिहाज से कि ये एक ही एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं। तो
इसका मतलब है कि अब हमारा इस चैप्टर का फोकस क्या रहेगा? इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा एमीबोजोन्स। अब एमीबोजोन में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? यहाँ पर ट्यूबुलिनिड्स, ये खास किस्म के ऑर्गेनिज्म है, ये आते हैं। फिर उसके बाद इसमें आते हैं एंटमीबा, एंटमीबाज, फिर एक्एंथमीबा। अगर यहाँ पर हम देखें तो ट्यूबुलिनिया, ट्यूबुलिनिड्स, एक्एंथमीबोडा, एक्एंथमोबिडा, यहाँ पर जो है वो स्लाइम मोल्ड्स, ट्यूबुलिनिड्स और एंटमीबास डिस्कस हुए हुए हैं, जबकि मिलर में इन्हीं का एक सब ग्रुप एक्एंथमीबा भी डिस्कस हुआ हुआ है, जो कि हम यहाँ पर अभी देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर तो कैम्बेल डिस्कस करूँ ना, तो मैं यहाँ एक्एंथमीबा नहीं लिखूंगा, तो मैं इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ। एक्एंथमीबा जो है वो एक्एंथमोबिडा, एक्एंथमोबिडा ये मिलर के मुताबिक है, इसी का डिसेंडेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे आ जाइए। तो इसी का एक आखिरी ग्रुप कौन सा बनेगा? इसी का एक आखिरी ग्रुप बन रहा है स्लाइम मोल्ड्स, जो कि मिस्टेकनली स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। मोल्ड क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर मोल्ड्स? हैं, एक ही गल हुई, कोई आंसर नहीं। सर वो होते हैं मोल्डिंग, जिसमें कोई चीज डाल के उसकी शेप चेंज की जाती है, मुझे नाम नहीं आ रहा, जैसे किसी चीज का जो सांचा बनाया जाता है। मोल्ड बेटा वो होते हैं कि एक तो वो आपने कहा ना कि वो जो एक सांचे होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई चीज इसमें डाल के बनाई है तो वो इसी के स्ट्रक्चर की बन जाएगी, इस सांचा। लेकिन मोल्ड आप फंगस को भी कहते हैं, ठीक है। मोल्डी ब्रेड, मोल्डी ब्रेड का क्या मतलब है? वो ब्रेड जिसपे फंगस लग गई है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये बेसिकली ये फंजाई होते हैं, वो इसी के डिसेंडेंट्स है, एमीबोजोन्स के डिसेंडेंट्स है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले तो एमीबोजोन्स के हवाले से ग्रुप के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पहले तो जनरल कैरेक्टर्स की क्लैरिफिकेशन करनी है। एमीबोजोन्स बेटा ये ग्रुप भरा पड़ा है पैरासाइट से, म्यूचुअलिस्ट से, फिर सिम्बायोट से। उसके साथ साथ ये ग्रुप भरा पड़ा है, आप कह लीजिए कि पैरासाइट्स, म्यूचुअलिस्ट, सिम्बायोट्स और पैथोजेंस। यही पैरासाइट्स जो हैं वो पैथोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी हैरत की बात है, वो ये है कि इनमें शेल्स भी होते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्रुप्स में, इनके जो आप सब ग्रुप्स डिस्कस करेंगे उनमें शेल्स होते हैं। अब यहां से आपके ज़हनों में एक सवाल आना चाहिए और वो सवाल मैं सुनना चाह रहा हूं आपसे। जी, कल हमने ग्रुप पढ़ा था और वो ग्रुप था किनका? कल जो हमने राइजेरियंस पढ़े थे, राइजेरियंस में हमने एमीबा पढ़े थे। उस वक्त मैंने कहा था कि आम एमीबा और इन एमीबा में जो डिफरेंस है वो शेल्स का है, लेकिन आपकी मिलर हार्ले कहती है कि इनमें भी शेल्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन के बने हो, चाहे वो कैल्शियम के बने हो, चाहे वो सिलिका के बने हो, इनमें भी शेल्स होते हैं। यहां आके आप एकदम फिर रह जाएंगे कि अब क्या करें भाई, इनमें भी शेल्स हैं, उनमें भी शेल्स हैं, तो हम किसको किस में रखें, क्या करें? अब यहां पे फर्क आ जाता है, मेरी बात समझे आप लोग, कि जो शेल्स हैं उनका बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने कल ये कहा था, लेकिन इनमें भी शेल्स हैं, उनमें भी शेल्स हैं, तो फिर कैसे इनको डिफरेंशिएट करें? बेटा यहां पर डिफरेंस आ जाता है किसका? यहां पर खास तौर पर डिफरेंस आ जाता है सूडोपोडिया का। सूडोपोडिया, और एक और बात है, देखिए अगर हमें कोई और डिफरेंस ना पता लग रहा हो ना, तो हमारे लिए जो मेरे से पढ़े हैं उनके लिए सबसे आसान जवाब, दो ग्रुप्स में
कोई से दो ग्रुप आपस में वो क्यों नहीं है, मोनोफाइलेटिक क्यों नहीं है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो एमीबोजोन्स वर्सेस राइजेरियंस हैं, ये मोनोफाइलेटिक क्यों नहीं है, तो मेरे तमाम लेक्चर पढ़ते हुए अगर आपको कोई लॉजिक ना मिले तो एक लॉजिक अंडरस्टूड है, वो कौन सी है? हाँ जी, बताना चाहिए आप लोगों को। इस वक्त तो अच्छे खासे सीनियर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। समीना, जुहा, अस्मा, हुदा, सानिया, अक्सा, ये सारे के सारे बीएस एंड कर चुके हैं, ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं। सर मैंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया, कर लेती तो शायद आ जाता आंसर। बेटा ये मैं आपको बात बताऊं, आपका जो इस वक्त 28वां चैप्टर चल रहा है ना, 26वें चैप्टर से लेकर अब तक मैं बार बार एक बात करता रहा हूं, और वो बात तमाम दलाइल को साइड पे कर देती है। अब 26वें लेक्चर से लेकर अब तक आप जो है वो बात है, अगर आपको कोई और दलील ना मिले तो आप सिर्फ क्या कह सकते हैं कि इनके अंदर मॉलिक्यूलर डिफरेंस मौजूद है। इनकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमें क्या कहती है कि इनके अंदर मॉलिक्यूलर डिफरेंस इतना है कि ये मोनोफाइलेटिक नहीं हो सकते। ये वो जवाब है जो फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ने वाला हर बच्चा एक लम्हे में दे सकता है। भाई आपको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं मिल रहे, आपको एनाटॉमिकल डिफरेंस नहीं मिल रहे, तो फाइलॉजेनी बनी किस बेस पे है? फाइलॉजेनी बनी है कॉमन एंसेस्ट्री और उसकी बेस के ऊपर, मॉलिक्यूलर एनालिसिस की बेस के ऊपर। अब अगर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ये बताता है कि ये मोनोफाइलेटिक नहीं हो सकते, तो फिर इन दोनों को सेपरेट रखा जाएगा। लिहाजा जो एमीबोजोन्स और राइजेरियंस हैं, इनमें जो एमीबा सेल्स हैं वो मोनोफाइलेटिक नहीं हो सकते। अच्छा, अब यहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो जो प्रॉब्लम है एक मिनट में आपको बताता हूँ, ठहरिएगा। ओए होए होए होए। मैं आपको एक बड़ी ऐसी बात बताने लगा था जो कि मिसलीडिंग हो सकती थी। बहुत बड़ा डिफरेंस है 11वें और 12वें एडिशन में। 11वां एडिशन कहता है कि वाह, बहुत बड़ा डिफरेंस। यहाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी चेंज कर दिया। अच्छा, ये अब यहाँ पे वो लिखा हुआ है जो को मैंने पढ़ा भी नहीं है जो यार मैं आपको 11वें एडिशन वाली बात नहीं बताऊंगा बेटा। सबसे पहले ना जो चीज़ प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है, साइंटिस्ट को जो प्रॉब्लम अभी तक आ रहा है वो क्या है? वो ये है कि जो रूट्स, या इसको अगर मैं मोर प्रॉपरली कहूँ, तो इस वक्त जो पूरे ट्री में प्रॉब्लम आ रहा है ना, प्रोटिस्टा के ट्री में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या है? वो है टाइम रूट ऑफ ऑल 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। टाइम रूट ऑफ ऑल 4 ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट्स। इसका मतलब ये, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने प्रोटिस्टा के 4 ग्रुप बनाए हैं और आपने सीधे सीधे ये ग्रुप बना दिए, एक्सकेवेटा बना दिया, आपने एसएआर बना दिया, आपने आर्किप्लास्टिड बना दिया, और आपने जो है वो चौथा बना दिया यूनिकॉन्टा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर ये आ रही है कि आपको टाइम रूट नहीं मिल रहा।
टाइम रूट से मुराद ये है कि विच वन ऑफ देम was the first to evolve. सबसे पहला सवाल ये क्रिएट हो रहा है। टाइम रूट का मतलब आप लोगों को याद होगा ना, हमने फाइलोजेनेटिक ट्री में एक बात पढ़ी थी। हमने फाइलोजेनेटिक ट्री में ये पढ़ा था कि जो ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री होते हैं, इनमें हम टाइम को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ऑर्थोलॉगस और पैरालॉगस जीन्स का पता लग जाए। हमें यह पता लग जाए कि ऑर्गेनिजम्स में मेजर जेनेटिक चेंज कब आया है, मेजर जेनेटिक चेंज कब आया है। तो जैसे ही मेजर जेनेटिक चेंज आए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनका टाइम पता लगा सकते हैं कि किसी भी एक एंसेस्टर के डिसेंडेंट कहां से उससे डाइवर्ज हो गए। ये हम टाइम के जरिए हम फाइलोजेनेटिक ट्री में टाइम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल आपको यहां पर देता हूं। ये आपके सामने एक ट्री बना हुआ है। अब ये ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। आर्किप्लास्टिड, एसएआर, एस्केवेटा और यूनिकॉन्टा। ये ट्री आपको ये बता रहा है कि ये तीनों मोनोफाइलेटिक है और यूनिकॉन्टा जो है वो इनके लिहाज से पैराफाइलेटिक हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर जो है वो गौर कीजिए, वो कहता है कि यूनिकॉन्टा वो ग्रुप है जो इन तीनों ग्रुप से पहले बन चुका था। यानी आप ये कह सकते हैं कि यूनिकॉन्टा असल में वो ग्रुप है जिसमें फर्स्ट यूकैरियोट्स मौजूद थे। इस बात को अगर मैं मोर प्रॉपरली सही तरीके से यहां पर बताऊं, तो अगर मैं दोबारा इसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाता हूं तो ये कुछ यूं बनेगा। इस रिसर्च के मुताबिक, जो एक्सपेरिमेंट ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक, जो यूनिकॉन्टा है ये सब के सब यूनिकॉन्टा से डाइवर्ज हुआ हुआ ग्रुप है। यानी ये एक ऐसा ग्रुप है, एक्सकेवेटा और आर्कीप्लास्टिडा और उसके बाद जो प्लास्टिडा और उसके बाद जो तीसरा है एसएआर, ये तीनों जो हैं ये मोनोफाइलेटिक हैं और ये तीनों ग्रुप जो है इनसे कहीं पहले मौजूद थे, यूनिकॉन्टा और उसके एंसेस्टर्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पॉइंट था जहां पर जो फर्स्ट यूकैरियोट हैं वो बने, फर्स्ट यूकैरियोट्स। और आज की जो मॉडर्न जमाना है, जो हॉलोसीन है, मॉडर्न जमाने को आप हॉलोसीन कहते हैं, मॉडर्न ईरा को। मॉडर्न एरा में यानी हॉलोसीन में सबसे पुराने जो यूकैरियोट्स हैं वो इस वक्त किस ग्रुप में आ रहे हैं, यूनिकॉन्टा में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिकॉन्टा इन सब से पहले डाइवर्ज हो जाने वाला ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि अगर आप टाइम रूट के हिसाब से देखें तो टाइम रूट के हिसाब से सबसे पहला ग्रुप यूनिकॉन्टा था। सबसे पहला ग्रुप यूनिकॉन्टा था, जो कि अगरचे हम एंड पे पढ़ रहे हैं लेकिन सबसे पहला ग्रुप जो है वो यूनिकॉन्टा ही था। ठीक है, यही बात जो है वो बेसिकली यहां पर लिखी हुई है कि कंट्रोवर्सी हमें ये बताती है कि टाइम के लिहाज से जो यूनिकॉन्टा है वो असल में सबसे पहला ग्रुप होना चाहिए। जैसे वो यहां पर कहता है कि हाँ जी, ये सेंटेंस हम रीड करते हैं। रिसर्चर्स ऑल्सो हैव ट्राइड अ डिफरेंट अप्रोच। अब प्रॉब्लम ये था कि जो सिंपल फाइलोजेनेटिक ट्री है ना, उसके जरिए टाइम का पता नहीं लग रहा था। क्योंकि जब आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैक्सिमम पार्सिमनी कर रहे थे तब भी प्रॉपर एंसेस्टर का पता नहीं लग रहा था। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, अब बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, गौर से सुनिएगा। टाइम रूट पता करने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया वो था कि बहुत बड़े ग्रुप में कोई यूनिक जेनेटिक इवेंट हुआ हो। यूनिक जेनेटिक इवेंट यानी कोई यूनिक जेनेटिक इवेंट किस टाइम पर हुआ है, इससे वो इन तमाम ग्रुप्स को अलहदा कर सकते हैं। वरना इनके दरमियान में इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, इन तमाम ग्रुप्स के दरमियान में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि आप ये ट्री नहीं बना सकते।
ये जो ट्री अभी मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, यानी इन तीनों ग्रुप्स को अलहदा कर दिया और इस ग्रुप को अलहदा कर दिया, इन तमाम ग्रुप्स को बनाना नहीं पॉसिबल अगर आप सिंपल मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट करें। आप सिंपल मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है जिसमें इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कोई ऐसा यूनिक इवेंट हुआ हो और उस यूनिक इवेंट का हमें टाइम पता लग जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि हम ये इसके काबिल हैं। और वो यूनिक एक्सपेरिमेंट क्या था, गौर से सुनिएगा। मैं वो यूनिक एक्सपेरिमेंट अभी आपको ये वाला नहीं बताऊंगा, ये वाला इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको जो है ना वो दूसरा जो एडिशन है ना उससे बताता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल इंटायरली न्यू लिखा हुआ, मैं इस वक्त रीड करके उसको नहीं समझना चाह रहा, तो इसलिए जो है वो हम जो एक्सपेरिमेंट पुराना लिखा हुआ होता वहाँ वो वहाँ ले जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में पढ़ के फिर इसको जो है वो क्लियर कर दूंगा आपको। ये देखिए, इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने दो जीन्स को नोट किया। दो जीन्स थे, एक था एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक जीन ये था आपके पास, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जीन नंबर 1। जीन नंबर 2 जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो था दो टू अल्फाबेट, कौन सा था, थाइमिडाइलेट सिंथेज, थाइमिडाइलेट सिंथेज। इन्होंने इसके बारे में एक बात नोट की कि इन सम ऑर्गेनिजम्स द DHFR and thymidylate synthase were two separate genes. एक चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व की, और कुछ में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इन सम प्रोटिस्ट्स DHFR यानी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड थाइमिडीन थाइमिडाइलिन synthase fused and started producing a single enzyme with two functions. कुछ में DHFR और TS जो हैं वो आपस में फ्यूज हो गए, और कुछ में DHFR और TS जो हैं वो इनको ये मिले कि ये दोनों सेपरेट जीन्स थे। इसका मतलब है कि ये अलग एंजाइम बन रहा था, ये अलग एंजाइम बन रहा था। इसको आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो ये जो सिचुएशन है, इसमें जो एंजाइम बन रहा था वो सेपरेट एंजाइम था। जबकि इसमें उन्होंने देखा कि DHFR और TS जो है वो सिंगल एंजाइम है, फंक्शन ट्वाइस कर रहा है, दो तरह के फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे उनको ये बात कहाँ पर मिली कि फ्यूजन हुई है, वो इनको बात मिली कि हुआ क्या कि ये जो जीन है, ये जो दोनों जीन्स हैं, ये बैक्टीरिया प्लस यूनिकॉन्टा, इन दोनों में ये जीन्स क्या थे, सेपरेटेड थे। यहां तक वो जीन दोनों जो अभी आपको बताए हैं वो सेपरेटेड रहे। फिर क्या हुआ कि यकदम ये वो पॉइंट था जहां पर डाइवर्जेंस हो गई, यहां पर डाइवर्जेंस हुई और DHFR और TS जीन जो थाइमिडाइलिन सिंथेज है, थाइमिडाइलेट सिंथेज, ये दोनों जीन फ्यूज हो गए। और अब इन तमाम में वो दोनों जीन्स आपको क्या मिलते हैं, वो दोनों जीन्स आपको फ्यूज्ड मिलते हैं। इससे उन्होंने क्या साबित किया, इससे उन्होंने ये साबित किया कि यूनिकॉन्टा ज्यादा पुराना है। क्यों पुराना है? क्योंकि उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें ये दोनों जीन सेपरेटेड हैं।
और ये जो ग्रुप्स हैं इनमें वो जीन फ्यूज हो गया है, लिहाजा ये वाले जो ग्रुप्स हैं दे इवॉल्व लेटर एंड दिस ग्रुप इज अर्लियर। मैं साइंटिस्ट की हिम्मत और अक्लमंदी पे हैरान होता हूं कि किस लेवल का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। मतलब अखीर है, आप अंदाजा करें कि उन्होंने बजाय इसके कि वो जो मैक्सिमम पार्सिमनी और उस चक्कर में पढ़ने के, उन्होंने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जीन पकड़े और ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म में वही काम 2 एंजाइम से हो रहा है और कुछ ऑर्गेनिज्म में वही काम 1 एंजाइम से हो रहा है। तो यकीनन जेनेटिक चेंज होगा, जाहिर है एंजाइम जो है वो ज्यादातर प्रोटीन्स है, जेनेटिक चेंज तो लाजमी होगा। तो यहां से फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इट्स अ जीनियस एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और उसके बाद फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये असल में ये वो रेयर इवेंट है जो हुआ, ये वो रेयर इवेंट है जो हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने अंदाजा लगाया। तो रेयर इवेंट्स जो हैं उसके जरिए साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। जी बेटा, कोई सवाल है यहाँ तक? अच्छा जी आगे चले। आते रहो।